ध्यान दीजिएगा, मैं कल तक आपको इम्पल्स बता चुका था। ध्यान दीजिएगा, क्या था इम्पल्स? अगर हम किसी लार्ज अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना, अगर हम लार्ज अमाउंट का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करें और उससे हम क्या देखें, एक फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम देखें, ठीक है ना, क्या देखें, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। और इम्पल्स क्या है? इम्पल्स वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इम्पल्स क्या है? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। जब हमने इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया है और वो जो शॉर्ट टाइम पीरियड है, इम्पल्सिव फोर्स और शॉर्ट टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है दैट इज इम्पल्स, उसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बता चुके हैं कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। समझिएगा बात को, आपको मालूम ही है कि चेंज इन इम्पल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज क्या? फोर्स। तो चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एफ डी टी, ठीक है। और कोई आपसे बोले कि भाई टोटल इम्पल्स क्या होगा, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है। अगर ये एवरेज फोर्स है तो T1 से लेकर कहाँ तक? T2 तक, ये जाएगा आपका क्या? इम्पल्स से जाएगा। दूसरा एक ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, समझिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम फोर्स और टाइम के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये फोर्स है और ये क्या है? टाइम है। आपको अच्छे से मालूम है अगर कोई क्वांटिटी इनकी डायमेंशंस के प्रोडक्ट से आती है, अगर कोई क्वांटिटी इनकी डायमेंशंस के प्रोडक्ट से आती है तो डेफिनेटली उस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस ग्राफ का एरिया लेना पड़ता है। लेना पड़ता है एरिया, समझेंगे बात को। मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं सी लिख देता हूं। कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, ये मान के चलिए ये फोर्स जो है T1 टाइम से T2 टाइम तक अप्लाई हुआ, समझिएगा बात को, T1 टाइम से T2 टाइम तक अप्लाई हुआ, ये वो रीजन आ गया, समझ रहे हैं बात को। ये गैप क्या है? T2 माइनस T1, और ये क्या है? फिक्स्ड फोर्स F है। तो आप भी देख रहे हैं इस रीजन का एरिया क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, और फोर्स इंटू टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होगा भाई? इम्पल्स होगा एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया ऑफ क्या? एफटी ग्राफ। और इसका एरिया क्या होगा मालूम आपको? इसका एरिया होगा एफ इंटू डेल्टा टी, T2 माइनस T1 को क्या बोलेंगे अपन? डेल्टा टी। इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से भी क्या है? इम्पल्स फाइंड कर सकते हो। कब? जब आपके पास कैसा हो? कांस्टेंट फोर्स हो। वहीं कहीं अगर वेरिएबल फोर्स हुआ तो ये F है और ये T है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ, ठीक है, ये क्या है? फोर्स है, ये T1 टाइम और ये क्या है? T2 टाइम है। तब उस समय पे इम्पल्स क्या होगा? अब यहाँ वेरिएबल फोर्स है, फोर्स वेरी कर रहा है, तो J इज इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? एफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक? T1 से लेकर कहाँ तक? T2 तक। आ गया समझ में? फोर्स इंटू कितना? डी टी, मतलब एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व का जो एरिया है दैट इज द क्या? इम्पल्स। फिर आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? एरिया अंडर कर्व से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व आपको आता है? नहीं आता? नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th क्लास में इंटीग्रेशन में। फिर भी मैंने आपको सीधे फॉर्मूला बता दिया ना, तो एरिया अंडर कर्व को दिमाग से हटा दो। क्या आएगा? J इज इक्वल्स टू T1 से लेकर T2 तक क्या? एफ डी टी। समझ रहे हैं बात को? फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के रेफरेंस में T1 से लेकर कहाँ तक? T2 तक। अगर फिक्स होता तो कॉमन फोर्स ले लेते, कांस्टेंट फोर्स ले लेते। फिक्स नहीं है, कैसा फोर्स है ये? वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वेरिएबल, वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से आप इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। क्या? ग्राफ का जो एरिया है दैट इज द इम्पल्स। किस ग्राफ का? फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है दैट इज द इम्पल्स। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कांस्टेंट फोर्स का ये फॉर्मूला और वेरिएबल का ये छाप ली जल्दी से इनको। यहां मैं फोर्स को वेरिएबल लिख देता हूं V, ठीक है, वहां C लिखा है कांस्टेंट। समझ आ गया? जल्दी छाप लो। किस तरीके से फोर्स की हेल्प से अपन इम्पल्स फाइंड करेंगे ये आपके सामने है। छाप लीजिए प्लीज। अब देखिएगा आगे, इम्पल्स की यूनिट मालूम आपको? यूनिट क्या होगी? इम्पल्स की यूनिट फॉर्मूला क्या है इम्पल्स का? फोर्स इनटू टाइम, है ना। यूनिट क्या होगी? और एक और चीज पढ़ ली अपन ने, फोर्स न्यूमेरिकली चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज न्यूमेरिकली चेंज इन मोमेंटम। यूनिट ऑफ, सॉरी फोर्स नहीं, सॉरी इम्पल्स, इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, क्या मिलेगी आपको?
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड। और डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी mlt -1। ठीक है, ओके, ये यूनिट और ये क्या डायमेंशन। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग द फोर्स। डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? अब मुझे डिस्कस करने की जरूरत है, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, इम्पल्स पढ़ लिया। ठीक है ना? हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने की जरूरत है, लेकिन उससे भी पहले हमको जरूरत है कि हम जाने कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो हमें इम्पल्स की तरफ इशारा करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो थर्ड लॉ की तरफ इशारा करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो सेकंड लॉ की तरफ इशारा करते हैं। कुल मिला के जो लॉज ऑफ मोशन है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी से, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। क्या? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। और सेकंड है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो मेनली तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ही है, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे ही हम किसको सॉल्व करते हैं? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को। विदाउट फ्रिक्शन अगर हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं तो विदाउट फ्रिक्शन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का है। और सेकेंडरी किसका? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का। लेकिन इन सबसे अलग अगर हमें जानने की जरूरत है, बेसिकली सबसे पहले तो लॉज ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंस जानने की जरूरत है, उनके एप्लीकेशंस जानने की जरूरत है, उनके यूजेस जानने की जरूरत है। ठीक है ना? तो आज मैं आपको फर्स्ट लॉ हो, इनर्शिया हो, सेकेंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, इन सब के एप्लीकेशंस और इन सब के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूं। है वो थ्योरेटिकल पोर्शन। आपको भी लगेगा कि मास्टर ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, ये तो हम बुक से भी रीड कर सकते हैं। सही कह रहे हो। आप अगर बुक से रीड करोगे आप अपने खुद के एजम्पशंस लगाओगे, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट बात पे पहुंच सको। तो इसलिए मुझे डिस्कस करना हो रहा है। मैं डिस्कस करूंगा तो सारी चीजों की जेन्युइन रीजन आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। इस पूरी क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले ये सारे एग्जांपल्स और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ ध्यान से। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इनर्शिया एक्सप्लेन करता है। इनर्शिया, ठीक है? तो आप जान लीजिए एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। आपके पास तीन टाइप का इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा डिफरेंट के लिए। इनडायरेक्टली ये समझें कि हम जो है फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ। क्योंकि इनडायरेक्टली फर्स्ट लॉ बताता क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। और मैं ना तीनों इनर्शिया आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। समझिए, आप किसी घोड़े पे बैठे हो, अचानक से घोड़ा चलना स्टार्ट कर देगा। आप घोड़े पे बैठे हो, सडनली घोड़ा जो है रनिंग स्टार्ट कर देगा, तो आप कहां झुक जाओगे? पीछे की तरफ। क्यों? आप रेस्ट में थे, आपकी टेंडेंसी है कि मुझे रेस्ट में ही रहने दो। सडनली घोड़ा तो स्टार्ट हो गया, तो आपका जो कमर के नीचे का पोर्शन है, ये घोड़े के कांटेक्ट में है, वो तो मूविंग हो गया, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी कहां पे है? रेस्ट में। और वो टेंडिंग भी ये चाहता है, वो चाह भी रहा है कि हमें भाई रेस्ट में रहने दो, तो वो क्या करेगा? बैकवर्ड झुक जाएगा। आया समझ में? सेकंड आइए, अगर आप किसी भी कारपेट से डस्ट हटाना चाहते हैं, क्या करते हैं उससे? अपन कारपेट है, अभी पूरा कारपेट रेस्ट में है, कारपेट के डस्ट पार्टिकल्स भी रेस्ट में। मैंने एक कोई भी छड़ी लिया और उस छड़ी से उसको बीट करना स्टार्ट किया। जैसे हम उसको बीट करते हैं तो जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल अटैच है वो मतलब सडनली जो है मोशन में नहीं आ पाते, वो रेस्ट में रहते हैं। तो वो रेस्ट में, जैसे पहले इधर कारपेट था वो भी रेस्ट में थे, ऐसा समझ लो। जैसे मान लीजिए ये कारपेट है, ठीक है ना? ये कारपेट इस तरीके से था और इसमें डस्ट पार्टिकल है। जैसे मैंने इसको ऐसे बीट किया तो ये तो अचानक से इधर चला गया, लेकिन जो इसके डस्ट पार्टिकल थे वो रेस्ट में, तो वो यहीं पे छूट जाएंगे। ऐसे मैं मारता जाऊंगा और डस्ट पार्टिकल जो है नीचे गिरते चले जाएंगे, क्योंकि सडनली जब मैं इसको बीट कर रहा हूं तो ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन इसके डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में ही रहते हैं, वो रेस्ट में नीचे पहुंच जाते हैं। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम कारपेट की सफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये भी क्या है?
लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तीसरी बात समझें, जैसे मान लीजिए अपन एक काम करें कि पेड़ है, पेड़ है, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, ठीक है ना। अभी पेड़ भी रेस्ट में, फल भी रेस्ट में। मैं सडनली गया और मैं उसकी ब्रांचेस को सेक करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं उस पेड़ की ब्रांचेस को सेक कर रहा हूं तो ब्रांचेस तो सडनली मोशन में आ गई, बट उसके साथ जो फ्रूट्स अटैच हैं वो फ्रूट्स अभी रेस्ट में ही थे, ठीक है ना। वो रेस्ट में है, आपने ब्रांचेस को टच किया, आपने फ्रूट को टच नहीं किया, आपने ब्रांचेस को टच किया और ब्रांचेस को ही सडनली क्या करने लगे आप, सेक करने लगे। तो ब्रांचेस तो मोशन में आ गई लेकिन फ्रूट्स अभी भी क्या है, मोशन में नहीं आ पाया। कुछ एक मोशन में भी आ जाते हैं जो नहीं गिरते, लेकिन जो मोशन में नहीं आ पाए वो रेस्ट में है। तो ब्रांचेस इधर मूव कर गई और वो कहाँ गिर गए, नीचे गिर गए, और आसानी से फ्रूट्स जो है मिल जाते हैं, एक एक तोड़ना नहीं पड़ता, सब नीचे मिल जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। चौथी चीज समझें, आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल देखा होगा, 10th वगैरह में आपके मास्टर ने भी आपके साथ ये प्रैक्टिकल किया होगा। एक एटीएम कार्ड लिया या कोई भी अच्छा सा कार्ड ले लिया है, समझ लो वो कार्ड लिया, उसके ऊपर कोई कॉइन रख दिया, समझ रहे हैं ना, कोई कार्ड ले लिया और कार्ड के ऊपर क्या रख दिया, कोई कॉइन रख दिया, ठीक है ना। समझिएगा, मतलब ये बहुत बड़ा इशू नहीं है और बहुत ही बड़ी चीज भी नहीं है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, ऐसे एक कार्ड ले लिया और कार्ड के ऊपर कोई कॉइन रख दिया और धीरे से इस कार्ड पे हाथ मारा। जब इस कार्ड पे हाथ मारा तो कार्ड तो मोशन में आ गया, इसके ऊपर जो कॉइन रखा हुआ था वो कॉइन अभी भी रेस्ट में है। तो आपने जैसे इसमें हिट किया तो कार्ड तो मोशन में आ गया, बट उसके ऊपर वाला कॉइन अभी भी रेस्ट में है। तो कार्ड आगे निकल जाएगा और वो जो कॉइन है वो नीचे टम्बलर में गिर जाएगा। नीचे अपना टम्बलर भी सेट करके रखा होगा ना, उसी के ऊपर इस कार्ड को रखा, धीरे से इसको हिट किया। जब इसको ने हिट किया तो ये तो मूविंग हो गया, आगे निकल गया, इसके ऊपर वाला कॉइन रेस्ट में रहेगा और वो टम्बलर में या गिलास में गिर जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये प्रैक्टिकल आपके साथ देखा गया होगा। ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। तो कौन कौन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हो गए, घोड़ा अचानक से चलने लगे, कारपेट साफ करना, ब्रांचेस ऑफ ट्री को सेक करना, और आखिरी में क्या, वही टम्बलर वाला कॉइन जो है टम्बलर में गिर जाएगा। एटीएम कार्ड्स को बंद कर देंगे, मूविंग कर देंगे। सेकेंडरी आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम किसी भी हॉर्स पे बैठ के राइडिंग कर रहे थे, हॉर्स बढ़िया बढ़िया चलते जा रहा था, अचानक से हॉर्स रुक गया तो हम मुंह के बल आगे गिर जाएंगे। क्यों, हम मोशन में थे, हमारी टेंडेंसी कि भाई हमको मोशन में बने रहने दो। अचानक से क्या, घोड़े ने ब्रेक लगा दिया तो घोड़ा तो रुक गया, ये पोर्शन भी रुक गया, लेकिन हमारा अपर पोर्शन को कंट्रोल नहीं हुआ और ये फॉरवर्ड गया और नीचे जाके गिर गया। समझ गए बात को, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। दूसरी चीज, आप बस से उतरते हो, चलती बस से उतरते हो, आप मोशन में हो, बस मोशन में हो, जैसे ही आप उतरे आपके पैर तो रेस्ट में आ गए लेकिन बॉडी का अपर पोर्शन अभी भी मोशन में है, तो वो मोशन करता है, और जब वो मोशन करता है तो नीचे क्या, मुंह के बल गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्या है ये, इनर्शिया ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। और समझ ले, जैसे हमारे पास कोई कॉइन है, ठीक है, उस कॉइन को हम बस के अंदर बैठ के और ऐसे उछालते हैं तो बाद में देखते हैं वो हमारे हाथ में ही आके गिरता है। ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों, हम मोशन में, जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से हमारे हाथ वाला कॉइन भी मूव करता है। हम व्हीकल के अंदर है, जैसे हम कॉइन को उछालेंगे, टॉस करेंगे तो कॉइन क्या है, बस के पूरे एंटायर सिस्टम के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मोशन करेगा, तो वो हमारे हाथ से गया था और हमारे हाथ में ही आके गिरेगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन वो भी है कि हम घोड़े से गिर जाएं, इनर्शिया ऑफ मोशन वो भी है कि हम गाड़ी से गिर जाएं, इनर्शिया ऑफ मोशन ये भी है कि मूविंग गाड़ी में वो जो सिक्का है वो हमारे हाथ में ही आके गिरता है। समझ में आ गया, ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या आता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत ही आराम से समझिए, कोई चीज है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या कर रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका जो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये जो वो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली टेंजेंशियल मोशन करता है। इनिशियली क्या करता है, वो टेंजेंशियल मोशन, लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ मूव करना पड़ता है, सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ता है। जबकि वो इनिशियली कहाँ मूव कर रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रही है। कहाँ मूव कर रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जब आप साइकिल चलाते हो, जो कीचड़ है, अगर मड गार्ड न लगाया जाए
तो कीचड़ जो है पहिए के साथ चिपक के नहीं चलता, कीचड़ क्या चलता है, टेंजेंशियल। और यहाँ देखो ये साइकिल हो गई, ये साइकिल है, ये इसका हैंडल है, ये सीट है, इस पे आप बैठे हो तो कीचड़ ऐसे आपके सिर पे आके लगता है। यहाँ पे ये आप हो, ये बढ़िया साइकिल चला रहे हो, ये हैंडल है, ठीक है, जो भी है, तो जो कीचड़ है ना ये टेंजेंशियली जाता है और आपकी कहाँ पे, सिर पे लगता जाता है। अगर मडगार्ड नहीं होगा तो ये कीचड़ सीधे कहाँ आएगा, आपके सिर पे, वो पहिए के साथ चिपक के नहीं चलेगा, कहाँ जाएगा वो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ऐसे ही आपने वहां भी देखा होगा, जो वो चाकू से अपन लोहा वगैरह नहीं काटते, पत्थर काटते हैं, उस जो चिंगारी निकलती है वो चिंगारी कहाँ जाती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है। कहाँ जाती है, टेंजेंशियल। कहीं किसी बिल्डिंग वाले के यहाँ देखा जब वो कटर चलाता है तो चिंगारी कहाँ निकलती है, वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकलती है। कहाँ निकलती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो गए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कौन से एग्जाम्पल है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कौन से एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट लॉ के सारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन आपस में डिस्कस कर लिए। अब बात करना चाहते हैं सेकंड लॉ की, तो इसको आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए, जो मैंने बोल दिया है बोर्ड पे नहीं लिखा वो आप लिख लीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लिख लीजिए, घोड़े का अचानक से चल देना, अचानक से क्या है कि कारपेट साफ करना है ना, और क्या है ब्रांचेस ऑफ ट्री सेक करना, और क्या वो टम्बलर पे सिक्के गिरना। इनर्शिया ऑफ मोशन में लिख दिया, अचानक से घोड़े का रुक जाना, गाड़ी चलती गाड़ी से उतरने पे आगे की तरफ गिर जाना, और क्या था वो कॉइन का क्या है गाड़ी के अंदर उछालने पे आपके हाथ में ही आए गिरना। डायरेक्शन वाला बता दो, मड वाला, या फिर वो नाइफ से वो जो चिंगारी निकलती है उसकी वाली बात है ना, नोट करिए इसको आप। फिर मैं आपको सेकंड लॉ से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी छापिए प्लीज। अब देखिएगा सेकंड लॉ से रिलेटेड चीजें है ना, सेकंड लॉ इंपल्स कुछ भी कहते हैं, हमने सेकंड लॉ में पढ़ा है फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक चीज हमने इंपल्स पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। हमने एक और चीज पढ़ी है इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। समझिएगा बात को, ये सारी चीजें किस तरीके से इन एप्लीकेशंस पे अप्लाई हो रही हैं वो समझिएगा। पहली चीज, जब कोई क्रिकेटर किसी बॉल का कैच करता है, ठीक है ना, कोई बॉल आती है और उसको कैच करता है, तो वो कैच करने के साथ साथ अपने हाथों को पीछे खींचता है। समझ रहे हैं आप, जैसे ही कोई फील्डर जो है बॉल को कैच करता है, बॉल आ रही है, उसने देख ली बॉल इसी डायरेक्शन में आएगी, तो वो ऐसे हाथ करके नीचे तक लाता है। क्यों लाता है मालूम आपको, अगर वो वहीं पे रोक लेता है जितना भी फोर्स आना था पूरा का पूरा फोर्स, इंपल्सिव फोर्स उसके हाथ पे लगेगा, उससे चोट आ सकती है और कैच भी मिस हो सकता है। वो क्या करता है, हाथ को पीछे लाता है, हाथ को पीछे लाने के साथ क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो जो इफेक्ट है उसका, लार्ज फोर्स का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो वहीं रोक लेगा, टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देगा, तो फोर्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और उसके हाथ को चोट भी आ सकती है। तो वो क्या करता है, हाथ को धीरे धीरे पीछे लाता है और धीरे धीरे उस टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देता है। टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देने से उतने ही इंपल्स पे अमाउंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो कुछ उसके हाथ जो है इंजर्ड होने से बच जाते हैं। समझ आ गया। दूसरे शब्दों में ये कहें कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो इनडायरेक्टली क्या करता है, मोमेंटम का चेंज बढ़ा देता है। मोमेंटम का जो चेंज है, अगर मोमेंटम का चेंज बढ़ा देगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो मोमेंटम है उसको बहुत आराम से, मतलब डेल्टा टी बढ़ा देगा, तो ऑब्वियसली फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ा देगा, इंस्टेंट चेंज नहीं होगा, अचानक से चेंज नहीं होगा, बहुत ही धीरे धीरे मोमेंटम में चेंज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज कर देगा, उससे फोर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज आपने देखा होगा, मान लीजिए आप छत से कूदते हो, अगर आप छत से रेत पे कूदते हो कुछ नहीं होता, वहीं छत से आप किसी सीमेंटेड फ्लोर पे कूदते हो, तब तो समझ लो एक आध पैर तो मोच ही जाएगा, या मोच नहीं आएगा, क्रैक भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा रीजन क्या है, जो हमारा सीमेंटेड फ्लोर है वो हार्ड है, उसमें थोड़ी भी क्या देना चाहिए, पुश होने की गुंजाइश नहीं है, थोड़ी भी वो सिंक नहीं होना, कुछ भी नहीं होना उस पर, मतलब आप समझिए कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हार्ड है, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, वहां आपको कोई टाइम पीरियड मिलने वाला नहीं है। वहीं कहीं अगर अपन सैंड की बात करें, सैंड पे आप गिरते हो तो सैंड में सिंक होता है, आराम आराम से आप धंसते हो, आराम से वो जो आप धंसते हो ना, उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। टाइम पीरियड बढ़ा दोगे तो एक्सर्टेड फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल आप पे जो फोर्स लगाएगी, सॉरी सैंड आप पे जो फोर्स लगाएगी, वो फोर्स का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है और वहां पे आप इंजर्ड होने से बच जाते हो। समझ आ गया। तीसरी चीज,
आपने देखा होगा मोटरसाइकिल्स में सॉकअप लगे रहते हैं, अपन सॉकर्स बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, अपन सॉकअप बोलते हैं। उससे होता क्या है, साइकिल का भी सॉकअप आपने एक्सपीरियंस किया होगा। मुझे लगता है जो सॉकअप का एक्चुअल प्रैक्टिकल है और जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस है अपन तब महसूस कर पाते हैं जब अपन साइकिल में जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे ने सिंपल साइकिल नॉर्मल साइकिल चलाई है और वो सॉकअप वाली साइकिल भी चलाई है। जब हम वो नॉर्मल साइकिल चलाते हैं तो कहीं भी गड्ढा आता है, अगर हम गड्ढे से साइकिल गुजारेंगे तो अच्छा का झटका लगता है, अरे यार झटका लगता है, पक्की सी बात है, जर्क लगता है। लेकिन वहीं कहीं अगर अपन सॉकअप वाली साइकिल से निकले तो हमारी सबकी आदत, मैं आप सब वही है, हमारी सबकी आदत है कि हम जानबूझ के गड्ढे से ही साइकिल निकालते हैं कि मेरी साइकिल में तो सॉकअप है, और अगर सॉकअप है तो झटका लगने वाला तो है ही नहीं है, जर्क तो लग ही नहीं सकता। मैं कैसे भी गड्ढे से गुजारूं, मेरी जो साइकिल है वहां इस तरीके से मूव करेगी, स्विंग करेगी और मुझे जर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों? होता क्या है, जब आप जर्क से गुजरते हो, गड्ढे से गुजरते हो तो जर्क तो जाता है, लेकिन जर्क पहुंचता है सॉकअप पे, और वो जो सॉकर्स होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी होती है जो उस फोर्स को बैलेंस कर देते हैं या फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फोर्स को एक्स्ट्रा टाइम पीरियड प्रोवाइड कर देते हैं। तो टाइम पीरियड बढ़ जाने से जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाता है, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, मतलब आपको जर्क नहीं लगता है। चौथी चीज आपने देखा होगा, ट्रेन वगैरह है, ट्रेन वगैरह में अचानक से ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाया जाए तो हम ये समझते हैं कि एक बोगी दूसरी बोगी के पास एकदम कोलाइड होती है, तो उन दोनों बोगीज के बीच में बफर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बफर्स। बफर्स मतलब होता है कि वैक्यूम ट्यूब्स। बफर्स मतलब क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। दोनों बोगीज के बीच में एक बड़ा सा रबर का ट्यूब लगा होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, एकदम वैक्यूम रहता है। तो जैसे ही पीछे वाली बोगी अगली वाली बोगी से कोलाइड होने की कोशिश करेगी, वो बफर्स में थोड़ा सा कंप्रेशन होगा और बहुत ही आराम से, बहुत ही टाइटली कंप्रेशन होगा, जिससे जो फोर्स है उसको इतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इतना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उनके कोलिजन का कि फोर्स का अमाउंट कम हो जाएगा और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। बोगी तेजी से क्या नहीं करेगी, दूसरी बोगी को हिट नहीं करेगी। समझ में आ गया? चौथी पांचवी चीज आपने देखा होगा, जो चाइना वेयर्स आते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाइना वेयर्स मतलब क्या? चीनी मिट्टी वाले बर्तन। उन चीनी मिट्टी वाले बर्तन को या तो थर्माकोल्स में रखते हैं या भी स्ट्रॉ पेपर्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्ट्रॉ पेपर्स में। वो स्ट्रॉ पेपर जो है स्पंज टाइप के होते हैं। मान लीजिए कहीं पर अगर उनको पटकते हैं या गिरते हैं तो वो जो स्ट्रॉ पेपर्स हैं उनसे जब फोर्स आता है तो वो टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। उस चाइना वेयर्स तक फोर्स पहुंचने में तो टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाने से जो ठोकर है वो स्ट्रांगली नहीं जाती और स्ट्रांगली न जाने की वजह से वो चाइना वेयर्स टूटने से बच जाते हैं। ये सारी चीजें किस पे बेस्ड हैं? चाहे तो आप सेकंड लॉ बोल दो, चाहो तो आप इम्पल्स बोल दो और चाहो तो आप चेंज इन मोमेंटम बोल दो, लगभग सारी चीजें उसमें एप्लीकेबल हैं। तो इस तरीके से सेकंड लॉ की यहाँ तक इंपॉर्टेंस है। और सेकंड लॉ इन चीजों में हमको क्या होता है? ट्रू प्रूफ होता है या ट्रू एक्सपीरियंस होता है। समझ रहे हैं बात को? जिससे हमें स्टेटमेंट की पुष्टि होती है, अच्छा लगता है। समझ आ गया? इस तरीके से सेकंड लॉ हमारे लिए बेनिफिशियल है। इनको भी छापिए आप, जो मैंने पॉइंट्स बोले, पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गए होंगे, वो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यदि नोट कीजिए प्लीज।